नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइडिया की और उस इंसान की जिसने लगभग 125 साल पहले फैक्ट्री में काम करने का पूरा नजरिया ही बदल दिया था। हाँ बिल्कुल। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर, और उनका वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत। आज भी उसका असर दिखता है कहीं ना कहीं। सही कहा। हमारे पास टेलर के काम पर कुछ जरूरी नोट्स और लेख हैं। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आखिर था क्या, मतलब क्या बला थी ये। हाँ, और ये क्यों आया, इसके पीछे की सोच क्या थी, तरीके क्या थे और इसका इतना गहरा असर कैसे पड़ा, ये सब देखेंगे। और ये भी कि कैसे वो अंदाजे से काम करने का तरीका, जिसे रूल ऑफ थंब कहते हैं, हाँ, उसकी जगह चीजों को बाकायदा नाप तौल कर वैज्ञानिक तरीके से करने का विचार पनपा। बिल्कुल। जरा सोचिए उस वक्त ये कितना रैडिकल रहा होगा कि काम के हर छोटे बड़े पहलू का आप साइंटिफिक एनालिसिस करें। हाँ, बिल्कुल क्रांतिकारी। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले टेलर से पहले क्या माहौल था, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम होता कैसे था? देखिए, टेलर के आने से पहले ज्यादातर जगहों पर काम बस अंगूठे के नियम से चलता था। मतलब अंदाजा, कोई पक्का सिस्टम था नहीं। अच्छा। चीजें थोड़ी अस्त व्यस्त थीं, तदर्थ थीं। बस जैसे चल रहा है चलने दो वाला हिसाब था। मैनेजमेंट का कोई बहुत साफ रोल या कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था। हाँ, हमारे स्रोतों में जिक्र आता है कि कुछ लोगों ने पहले भी सोचा था इस बारे में, जैसे चार्ल्स बैबेज या जेम्स वॉट। हाँ, कोशिशें हुई थीं, बिल्कुल। पर उन विचारों पर ना तो ज्यादा ध्यान दिया गया, न ही उन्हें ठीक से लागू किया जा सका। वो एक तरह से स्थायी रुचि नहीं जगा पाए। फिर आए FW टेलर, 1856 से 1915, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने बाकायदा एक आंदोलन जैसा छेड़ा कि भाई मैनेजमेंट को भी साइंस के हिसाब से, तरीके से चलाना चाहिए। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। नहीं नहीं, ये सब उनके अपने तजुर्बे पर आधारित था, जो उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करते हुए सीखा था। उनकी कुछ किताबें भी आईं, जैसे शॉप मैनेजमेंट, और जो सबसे खास थी 1911 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर जब देख रहे थे कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, तो उन्हें क्या चीजें खटक रही थीं, क्या दिक्कतें नजर आ रही थीं? एक तो उन्होंने जिक्र किया है इनिशिएटिव और इंसेंटिव वाले मैनेजमेंट का। ये क्या था? हाँ, इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव, ये असल में उसी अंगूठे के नियम वाले सिस्टम का ही एक तरह से वर्णन था। टेलर का कहना था कि मैनेजमेंट अक्सर सुस्त रहता था। सुस्त मतलब? अपने असली काम नहीं करता था, जैसे प्लानिंग करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, स्टैंडर्ड तय करना, कंट्रोल रखना, इन सब पर ध्यान ही नहीं देता था। अच्छा, तो फिर काम कैसे होता था? मतलब मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी से बच रहा था? बिल्कुल, सारा बोझ वर्कर पे डाल दिया। वर्कर को बस कह दिया कि तुम अपनी पहल से काम करो, अपना दिमाग लगाओ, अच्छा। और बदले में तुम्हें इंसेंटिव यानी मजदूरी मिलेगी। बस हो गया मैनेजमेंट का काम। हम्म। टेलर ने कहा नहीं, ये गलत है। मैनेजमेंट को आगे बढ़कर काम की पूरी प्लानिंग करनी होगी, साफ साफ स्टैंडर्ड बनाने होंगे, काम करने का तरीका तय करना होगा, और इंसेंटिव भी सोच समझकर डिजाइन करने होंगे। जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, वर्कर की नहीं। समझ गए। और दूसरी बड़ी समस्या जो टेलर ने बताई वो थी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग? इसका क्या मतलब था? ये वेल्डिंग वाला सोल्डरिंग तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, वेल्डिंग वाला नहीं। सोल्डरिंग का मतलब था कि वर्कर जानबूझकर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते थे, आउटपुट को कम रखते थे, मतलब धीरे काम करना। जानबूझकर? क्यों? टेलर ने इसके भी दो कारण बताए, या कहिए दो तरह की सोल्डरिंग बताई। अच्छा, कौन कौन सी? पहली थी नेचुरल सोल्डरिंग। नेचुरल मतलब स्वाभाविक? हाँ, मतलब इंसान का स्वभाव ही होता है थोड़ा आलस, थोड़ी हिचक, या शायद काम ठीक से आता ही ना हो। टेलर को लगता था कि ये छोटी बात है, इसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा समझाने बुझाने से या शायद थोड़ी सख्ती से। ये कोई बड़ी संगठनात्मक समस्या नहीं मानी उन्होंने। लेकिन जो दूसरी वाली थी सिस्टमैटिक सोल्डरिंग, वो ज्यादा चिंता की बात थी। हाँ, वो बहुत ज्यादा चिंता की बात थी। सिस्टमैटिक सोल्डरिंग, या जिसे उन्होंने सेकंड थॉट रीजनिंग भी कहा, ये था जानबूझकर सोच समझकर काम धीरे करना, ग्रुप बनाकर तय करना कि इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। पर ऐसा क्यों करते थे वर्कर्स? इसकी जड़ थी उस समय के खराब पेमेंट सिस्टम में। दिक्कत ये थी कि अक्सर वर्कर को दिन के हिसाब से या घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे, न कि कितना काम किया इसके आधार पर। ओह, तो वर्कर्स सोचते होंगे कि अगर जल्दी काम खत्म कर दिया तो शायद पैसे कम मिलेंगे, या शायद नौकरी ही चली जाए कि काम ही खत्म हो गया। एकदम सही पकड़ा। यही डर था कि अगर हमने ज्यादा तेजी से काम किया, अपनी असली क्षमता दिखा दी, तो मैनेजमेंट या तो रेट कम कर देगा या फिर कम लोगों से ही काम चला लेगा, बाकियों को निकाल देगा। हमारे नोट्स में एक उदाहरण भी है मेंटेनेंस वालों का। हाँ, मान लीजिए उन्हें दिन का $1 मिलता है फिक्स,
तो वो क्या करेंगे? समझ गई। ये तो बड़ी समस्या थी। टेलर के लिए ये चीज ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थी, सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। तो इन सब दिक्कतों को देखकर ही टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का आइडिया दिया। इसके पीछे का मेन फलसफा या कहूं कि कोर फिलॉसफी क्या थी? सोच बहुत सीधी और साफ थी कि काम करने के जो पुराने अंदाजे वाले तरीके हैं, रूल ऑफ थंब वाले, उनको हटाओ और उनकी जगह ऐसे तरीके लाओ जो वैज्ञानिक स्टडी और एनालिसिस पर टिके हों, बाकायदा रिसर्च करके डेटा के आधार पर तय किए गए हों। टेलर को पक्का यकीन था कि मैनेजमेंट में अगर साइंस लगा दी जाए तो कंपनियों की एफिशिएंसी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। और इसका नतीजा क्या होगा? मतलब सिर्फ कंपनी का फायदा? नहीं, यही तो खास बात थी। टेलर का मानना था कि इससे सबको फायदा होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, बिल्कुल, लेकिन साथ ही वर्कर्स को भी ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। एक तरह से सबके लिए जीत वाली स्थिति, विन विन सिचुएशन बनाने का प्लान था ये। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए टेलर ने 4 मुख्य सिद्धांत या प्रिंसिपल दिए। पहला था काम की एक सच्ची साइंस डेवलप करना। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। इसका मतलब था कि मैनेजमेंट का ये काम है कि वो कंपनी के हर काम का, हर पहलू का, चाहे वो लक्ष्य तय करना हो या किसी जॉब की जिम्मेदारियां हो या काम करने का डिजाइन हो, हर चीज का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करे, स्टडी करे। और मकसद था हर काम को करने का एक सबसे सही तरीका, वन बेस्ट वे ढूंढ निकाला। एक सबसे सही तरीका? हर काम का? छोटे से छोटे काम का भी? ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी बात लगती है। हाँ है तो, लेकिन टेलर का मानना था कि अगर ये एक सही तरीका मिल जाए और सब उसी तरीके से काम करें तो फालतू की मेहनत बचेगी, समय बचेगा और प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। और फिर वर्कर की कमाई भी बढ़ेगी और कंपनी का मुनाफा भी। एग्जैक्टली, ये था पहला सिद्धांत। ठीक है। दूसरा सिद्धांत था वर्करों का वैज्ञानिक तरीके से चुनाव, उनकी ट्रेनिंग और उनका विकास। हाँ, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन। ये उस समय की किसी को भी काम पर रख लो वाली सोच के बिल्कुल उलट था। कैसे? टेलर ने कहा कि वर्कर का चुनाव भी ध्यान से होना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन शारीरिक और दिमागी तौर पर उस खास काम के लिए फिट है, ऐसे किसी को भी नहीं। और चुनने के बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उस चुने हुए वर्कर को उसे एक सही तरीके में पूरी तरह ट्रेन करे। सिर्फ नौकरी पर रख लेना काफी नहीं है। ट्रेनिंग के अलावा विकास की भी बात है इसमें। हाँ, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि उनका लगातार विकास करना, उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना और ये पक्का करना कि वो नए तरीकों और नई मशीनों को खुशी-खुशी अपनाएं, उनका विरोध ना करें। ये सब मैनेजमेंट का काम था। तीसरा सिद्धांत, जिसे टेलर खुद अपनी पूरी सोच का निचोड़ मानते थे, वो था काम की साइंस और वैज्ञानिक तरीके से चुने गए वर्करों को साथ लाना, ब्रिंगिंग टुगेदर। बिल्कुल, और इसी को उन्होंने मानसिक क्रांति, मेंटल रेवोल्यूशन कहा था। ये उनके सिस्टम का कोर था, दिल था। मानसिक क्रांति, ये क्या? उनका कहना था कि देखो, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक हो, सबसे काबिल वर्कर हो, जिन्हें आपने साइंटिफिकली चुना और ट्रेन किया हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच तालमेल ही नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, तो सब बेकार है, सफलता मिल ही नहीं सकती। ये बात वाकई दिलचस्प है कि जोर सिर्फ प्रोसेस या तकनीक पर नहीं, बल्कि सोच बदलने पर था, मानसिकता पर। बिल्कुल, दोनों तरफ मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को अपनी सोच बदलनी होगी, एक पॉजिटिव रवैया अपनाना होगा, एक दूसरे का पूरा सहयोग करना होगा। और टेलर मानते थे कि अक्सर मैनेजमेंट ही इसके लिए तैयार नहीं होता। हाँ, उन्होंने ये नोट किया कि अक्सर मैनेजमेंट ही इस सहयोग का ज्यादा विरोध करता है, वर्कर से भी ज्यादा। तो ये जो साथ आना है, ये जो आपसी समझ और सहयोग है, यही मानसिक क्रांति है और यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज है। समझ गई। और चौथा सिद्धांत था मैनेजमेंट और वर्करों के बीच काम और जिम्मेदारी का सही बंटवारा, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शायद उस पहली समस्या का जवाब था जहां मैनेजमेंट सारा बोझ वर्कर पर डाल रहा था। हाँ, ये सीधे सीधे उसी आदत पर चोट थी। टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट अपना काम करे, जो कि है प्लानिंग करना, एनालिसिस करना, तरीके विकसित करना, ट्रेनिंग देना वगैरह। ये सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हैं। और वर्कर का काम है उस एक सही तरीके से, जो साइंस ने बताया है, मेहनत और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो मकसद था कि काम और जिम्मेदारी सही ढंग से बंटे, किसी एक पक्ष पर अनुचित बोझ ना पड़े। ठीक है। तो अगर हम इन चारों सिद्धांतों को मिलाकर देखें
साइंटिफिक मैनेजमेंट का फलसफा क्या बनता है? मतलब कुछ मुख्य बिंदु? हाँ, कह सकते हैं। पहला, साइंस लाओ, अंदाजा हटाओ। दूसरा, झगड़ा नहीं, तालमेल बिठाओ, मैनेजमेंट और लेबर के बीच। तीसरा, अकेले अकेले नहीं, मिलकर काम करो। चौथा, आउटपुट रोको मत, सोल्डरिंग बंद करो, मैक्सिमम आउटपुट दो। और पांचवां, हर इंसान को उसकी सबसे बड़ी क्षमता और समृद्धि तक विकसित करो। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये बेसिकली मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच की जो लड़ाई थी उसे खत्म करके एक तरह की पार्टनरशिप बनाने की कोशिश थी। हाँ, इंडस्ट्रियल वॉर की जगह इंडस्ट्रियल हार्मनी। ठीक है, ये तो ये सिद्धांतों की बात, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन इन्हें फैक्ट्री के फ्लोर पर असलियत में लागू कैसे किया? टेलर ने कुछ खास तरीके या तकनीकें भी बताई होंगी? हाँ बिल्कुल, सिद्धांत तो ठीक हैं, पर उन्हें अमल में लाने के लिए तरीके चाहिए। टेलर ने 3 खास तकनीकें या एलिमेंट्स बताए। कौन कौन से? पहली और शायद सबसे मशहूर, टाइम एंड मोशन स्टडी, समय और गति अध्ययन। हाँ, ये तो सुना है। इसका मकसद वही एक सबसे सही तरीका ढूंढना था, है ना? हाँ जी, प्रैक्टिकल तरीके से, हाँ जी, बिल्कुल। अनुभव के आधार पर एक्सपेरिमेंट करके। तरीका ये था कि किसी भी काम को उसके छोटे से छोटे हिस्सों या हरकतों में तोड़ो। बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर। अच्छा, फिर हर हरकत का विश्लेषण करो। देखो कि इसे सबसे तेज और सबसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। जो फालतू की हरकतें हैं उन्हें हटा दो, एलिमिनेट कर दो। और फिर? और आखिर में इन सुधारे हुए ऑप्टिमाइज हिस्सों को या गतियों को ऐसे क्रम में जोड़ो कि पूरा काम कम से कम समय में सबसे कुशलता से हो जाए। अरे बाप रे! मतलब हर छोटी से छोटी हरकत को नापना, उसका विश्लेषण करना। हमारे नोट्स में वो श्मिट नाम के एक वर्कर का जिक्र है। हाँ, श्मिट एक्सपेरिमेंट, हाँ। जो लोहे के भारी सिल्लियां उठाता था। कहते हैं कि स्टडी के बाद उसका काम करने का तरीका बदला गया, तो वो एक दिन में 12.5 टन की जगह 47.5 टन लोहा उठाने लगा। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। ये दिखाता है कि इस तकनीक से कितने बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। एफिशिएंसी में कई गुना बढ़त। वाकई, ये तो हुई पहली तकनीक। दूसरी क्या थी? दूसरी तकनीक थी डिफरेंशियल पीस रेट वेट सिस्टम, विभेदक टुकड़ा दर मजदूरी प्रणाली। ये शायद उस सिस्टमैटिक स्लोडरिंग, यानी जानबूझकर काम धीरे करने की आदत को तोड़ने के लिए थी। बिल्कुल, उसका सीधा इलाज, अच्छा काम करने वालों को सीधा सीधा पैसों का तगड़ा इंसेंटिव देकर। कैसे काम करता था ये सिस्टम? इसमें पहले टाइम इन मोशन स्टडी से किसी काम के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट तय किया जाता था। मतलब एक दिन का उचित काम क्या है। ठीक है, फिर पेमेंट इस आधार पर होती थी कि वर्कर ने उस स्टैंडर्ड को पकड़ा या नहीं, या उससे आगे निकला या नहीं। पेमेंट इस आधार पर नहीं होती थी कि वो कितने घंटे फैक्ट्री में आया, अटेंडेंस पर नहीं, परफॉर्मेंस पर। और इसमें 2 अलग-अलग रेट होते थे, डिफरेंशियल इसीलिए। हाँ, एक होता था हाई रेट या असाधारण मजदूरी। ये उन वर्करों को मिलती थी जो तय समय में स्टैंडर्ड आउटपुट या उससे ज्यादा काम करते थे। और दूसरा? दूसरा लो रेट या साधारण मजदूरी। ये उनके लिए थी जो स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाते थे। तो सीधा हिसाब था, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ, कम काम करोगे, कम पैसा मिलेगा। बहुत क्लियर इंसेंटिव था ज्यादा मेहनत करने का। ये तो बहुत सीधा और शायद प्रभावी तरीका रहा होगा सोल्डरिंग रोकने का। और तीसरी तकनीक? तीसरे तकनीक थी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, कार्यात्मक फोरमैनशिप। ये क्या था? इसका आइडिया था कि पुराने जमाने की तरह एक ही फोरमैन या सुपरवाइजर सब कुछ संभालें, ये ठीक नहीं है। टेलर का मानना था कि कोई एक आदमी काम के हर पहलू का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। प्लानिंग, स्पीड, क्वालिटी, रिपेयर, सब कुछ एक बंदा कैसे जानेगा? बात तो सही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुपरवाइजर के काम को 8 अलग-अलग स्पेशलिस्ट कामों में बांट दिया, और हर स्पेशलिस्ट फोरमैन सिर्फ अपने हिस्से के काम के लिए जिम्मेदार था, मतलब स्पेशलाइजेशन। 8? ये तो काफी ज्यादा लगते हैं। हाँ, इसमें एक दोहरा लॉजिक था। एक तरफ तो प्लानिंग जैसे काम मैनेजमेंट के लेवल से हटाकर इन स्पेशलिस्ट फोरमैन को दिए गए, तो ये एक तरह का विकेंद्रीकरण हुआ। और दूसरी तरफ? वर्कर को इन 8 फोरमैन की बात माननी होती थी, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते थे। तो वर्कर और फोरमैन का रिश्ता सेंट्रलाइज था। अच्छा, कौन कौन थे ये 8 फोरमैन मोटे तौर पर? 2 ग्रुप्स में बांटा था उन्हें। एक प्लानिंग वाले, जो ऑफिस में बैठकर दिमागी काम करते थे। इसमें थे रूट क्लर्क, जो काम का सीक्वेंस तय करता था। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो बताता था काम कैसे करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो समय और लागत का हिसाब रखता था। और शॉप डिसिप्लिनेरियन,
अनुशासन बनाए रखने वाला। ये तो हुए 4 प्लानिंग वाले। हाँ, और 4 थे एग्जीक्यूशन वाले, जो शॉप फ्लोर पे काम करवाते थे। गैंग बॉस, जो मशीनें और मटेरियल तैयार रखता था। स्पीड बॉस, जो देखता था कि काम सही रफ्तार से हो रहा है। इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी चेक करता था। और रिपेयर बॉस, जो मशीनों की मरम्मत का जिम्मेदार था। 8 अलग-अलग बॉस। यहाँ एक सवाल जरूर दिमाग में आता है। स्पेशलाइजेशन तो अपनी जगह ठीक है, पर क्या 8 अलग-अलग लोगों से ऑर्डर लेने में वर्कर कंफ्यूज नहीं हो जाते होंगे? या उनमें आपस में टकराव नहीं होता होगा? ये थोड़ा पेचीदा नहीं लगता? हाँ, ये एक आलोचना का बिंदु रहा है फंक्शनल फॉर्मैनशिप का, कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन होता है। क्लैरिटी की कमी हो सकती है। ये एक डिबेट का मुद्दा है। बिल्कुल। खैर, इन मुख्य सिद्धांतों और तकनीकों के अलावा 1-2 और कॉन्सेप्ट्स भी थे जिनका जिक्र आता है, जैसे अपवाद का सिद्धांत, जी प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। ये भी काफी प्रैक्टिकल आइडिया था। इसका मतलब था कि मैनेजर को रोजमर्रा के काम में जो ठीक ठाक चल रहा है, जो प्लान के मुताबिक हो रहा है, उसमें दखल नहीं देना चाहिए। माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए। तो फिर मैनेजर का ध्यान कहाँ होना चाहिए? उसका ध्यान सिर्फ अपवादों यानी एक्सेप्शंस पर होना चाहिए। मतलब ऐसी स्थितियों पर जहां या तो वर्कर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हों या फिर टारगेट से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हों। मतलब जो नॉर्मल से हटकर हो। अच्छा, ज्यादा अच्छा करना भी एक अपवाद है? टेलर के हिसाब से हाँ, क्योंकि अगर वर्कर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे तो शायद फोरमैन ने ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी, और अगर वो टारगेट से बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो शायद स्टैंडर्ड ही बहुत कम सेट किया गया था। और दोनों ही सूरतों में ये फॉरमैन की कहीं ना कहीं विफलता मानी जाती थी। हाँ, टेलर के लॉजिक से या तो ट्रेनिंग में कमी या स्टैंडर्ड सेटिंग में। ऐसी स्थिति में ही मैनेजर को दखल देना चाहिए और समस्या को समझना और सुलझाना चाहिए। अपना समय रूटीन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ गई। और फिर से वो मानसिक क्रांति की बात, जिस पर आपने कहा था टेलर ने बहुत जोर दिया था। बिल्कुल, इसे बार बार दोहराना जरूरी है। टेलर के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट इस मानसिक क्रांति के बिना कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ सिस्टम या तकनीक बदलने की बात नहीं थी। ये मैनेजमेंट और वर्कर दोनों की सोच में एक बुनियादी आमूलचूल परिवर्तन लाने की बात थी। हाँ, उन्हें ये सोचना बंद करना था कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान है। जीरो सम गेम। उन्हें ये समझना था कि दोनों का फायदा तभी है जब दोनों मिल के काम करें। आपसी समृद्धि सिर्फ आपसी सहयोग से ही आ सकती है। सही कहा। लक्ष्य था फैक्ट्रियों में जो एक तरह की जंग चलती रहती थी मैनेजमेंट और लेबर के बीच, उसे खत्म करके शांति और सहयोग का माहौल बनाना। दोनों पार्टियां मुनाफे के बंटवारे पर लड़ने के बजाय मिलकर मुनाफे का साइज बढ़ाने पर ध्यान दें। अगर केक बड़ा होगा तो सबके हिस्से में ज्यादा आएगा, लड़ने की नौबत ही कम आएगी। ये आइडिया तो बहुत पावरफुल है। तो फिर इस सब का असर क्या हुआ? साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रभाव, उसकी विरासत क्या रही? असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सबसे पहले तो ऑपरेशनल लेवल पर देखें। इसने कंपनियों में फैक्ट्रीज में काम करने के तरीके सुधारे, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया। एफिशिएंसी बढ़ी। हाँ, लेबर, मटेरियल, मैनेजमेंट की क्षमता सबका बेहतर इस्तेमाल होने लगा। बर्बादी कम हुई, चाहे वो कोशिशों की बर्बादी हो, सामान की, समय की या स्किल की। और कंपनी के कल्चर पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। इसने नया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाया जहां नापतौल, एफिशिएंसी, प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर था, जो उस वक्त की आम सोच से काफी अलग था। और इसने मैनेजमेंट और वर्करों के बीच करीबी सहयोग की बात की, जिसे इंडस्ट्रियल हार्मनी कहा गया। और क्या इसे अपनाया भी गया जल्दी? मतलब इंडस्ट्री ने इसे हाथों हाथ लिया? हाँ, काफी तेजी से फैला ये आइडिया। बिजनेस में तो फैला ही, सरकारी कामों में भी इसे अपनाया गया। हमारे स्रोत बताते हैं कि न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे बड़े शहरों के नगर निगमों ने भी इसे अपने काम में लागू किया। अच्छा। और इसके प्रचार प्रसार के लिए 1911 में बाकायदा टेलर सोसाइटी भी बनी, जो इसके सिद्धांतों की वकालत करती थी। और सोचने समझने के स्तर पर, मतलब एकेडमिक दुनिया या मैनेजमेंट थ्योरी पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा होगा? ओ, बहुत ज्यादा। इसने हेनरी गैंट, फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ जैसे कई और महत्वपूर्ण मैनेजमेंट थिंकर्स को सीधे सीधे प्रभावित किया। उनके काम टेलर के काम पर ही बने। और नए विषय भी उभरे। हाँ, आज हम जो फील्ड्स देखते हैं जैसे वर्क स्टडी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पर्सनल मैनेजमेंट जो आज का एचआर है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स ONM, प्रोडक्शन कंट्रोल, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं टेलर के काम में हैं। उसने इन चीजों की नींव रखी। और ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, दुनिया भर में फैला। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आइडिया बहुत तेजी से दुनिया भर में फैला। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यहां तक कि सोवियत यूनियन तक गया। सोवियत यूनियन,
ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि लेनिन ने खुद इसके सिद्धांतों को अपनाने की वकालत की थी। स्रोत के मुताबिक इसे सत्ता को सेंट्रलाइज करने और समाजवाद की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए एक जरूरी वैज्ञानिक कदम के तौर पर देखा गया था। दिलचस्प। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका दुनिया भर में फैलना और अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम्स में भी अपनाया जाना ये दिखाता है कि उस वक्त इसे कितना पावरफुल और जरूरी माना गया था, चाहे वो पूंजीवाद हो या समाजवाद। बिल्कुल। और ये बात भी इस ओर इशारा करती है कि उनकी जो मुख्य किताब थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका अनुवाद 9 भाषाओं में हुआ था। फ्रेंच, जर्मन, डच, स्वीडिश, रशियन, लातवियन, इटालियन, स्पेनिश और जापानी। जी हाँ, इसका वैश्विक प्रभाव बहुत बड़ा था। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकली? हमने देखा कि कैसे मैनेजमेंट अंदाजे से हटकर साइंस और सिस्टम की तरफ बढ़ा। खास जोर रहा प्रोसेस पर ध्यान देने पर, हर चीज को नापने पर, इंसेंटिव देने पर, और सबसे जरूरी कम से कम आइडिया के तौर पर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच एक नए किस्म के तालमेल, एक मानसिक क्रांति पर। हाँ, ये वो बुनियादी चीजें थीं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। भले ही बाद में इसकी आलोचनाएं भी हुई और इसमें बदलाव भी आए। तो अब आते हैं आज के दौर पर। काम करने के तरीके बहुत बदल गए हैं। ऑटोमेशन है, गिग इकोनॉमी है, नॉलेज वर्क है। ऐसे में ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने आइडिया कितने मायने रखते हैं? इनकी गूंज आज कहाँ सुनाई देती है? तरीके बेशक बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन जो मूल सोच है एफिशिएंसी की, ऑप्टिमाइजेशन की, वो तो आज भी उतनी प्रासंगिक है, शायद ज्यादा ही। कैसे? कुछ उदाहरण देंगे? बिल्कुल। आज कंपनियों में जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनते हैं, हर प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाने, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पर जोर दिया जाता है। 6 सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसी मेथोडोलॉजीज हैं। हाँ। जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, यहाँ तक कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की टीमों का अक्सर अलग होना, इन सब में कहीं ना कहीं टेलर के विचारों की झलक मिलती है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, वैज्ञानिक विश्लेषण, ये शब्द आज भी मैनेजमेंट की भाषा का अहम हिस्सा हैं। सही कहा। तो ये विरासत आज भी जिंदा है, बस रूप बदल गया है। हाँ, कह सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। टेलर का लक्ष्य था हर काम के लिए एक सबसे सही तरीका खोजना, वन बेस्ट वे। आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, तेजी से बदलती है, वर्कफोर्स बहुत विविध है और बहुत सारा काम अब रूटीन नहीं बल्कि क्रिएटिव और नॉलेज बेस्ड है। ऐसे में क्या हमेशा एक बेस्ट तरीके की तलाश करना ही सबसे अच्छा रास्ता है, या कहीं ये चीज नएपन, इनोवेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन और बदलते हालात के साथ ढलने, एडेप्टेबिलिटी में रुकावट तो नहीं बनती? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है आज के मैनेजर्स और लीडर्स के लिए कि एफिशिएंसी और स्टैंडर्डाइजेशन का जो टेलरिस्ट आइडिया है, उसे आज की फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी और मानवीय ज़रूरतों के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। शायद एक बेस्ट तरीका नहीं, बल्कि संदर्भ के हिसाब से बेहतर तरीके खोजने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ और इस दिलचस्प चर्चा के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हुए आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।